हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे अप्रैल महीने के जो बेस्ट 300 क्वेश्चन हैं उनका भाग 2 हिंदी में। और ये वीडियो रिवीजन के लिए होते हैं, इनमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो इनको आप डेली करंट अफेयर के विकल्प के तौर पे इस्तेमाल मत करिए। डेली करंट अफेयर में ही असली नॉलेज मैं देता हूँ, और जो ये वीडियो होते हैं सिर्फ लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए होते हैं। आइए वीडियो को हिंदी में शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज कौन से रहे, महत्वपूर्ण दिन कौन से रहे। तो सबसे पहला है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ये 6 अप्रैल को मनाया गया, और इस बार इसका थीम क्या था? इसका थीम था सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल, द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। और 6 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है ये? क्योंकि 6 अप्रैल 1896 को 1896 में जो पहले ओलंपिक खेल हुए थे वो एथेंस में खेले गए थे, जो ग्रीस की कैपिटल है। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। उसके बाद है विश्व होम्योपैथी दिवस, यानी वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसका थीम है होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। और उसके बाद है नेशनल सेफ मदरहुड डे, यानी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन होता है। ठीक है, कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन हम नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाते हैं, और हम इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने का प्रयास करते हैं। एक बात और याद रखिए, सरोजनी नायडू का जो जन्मदिन होता है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस यानी नेशनल वुमेन्स डे के रूप में। उसके बाद है वर्ल्ड पार्किंसन डिजीज डे। विश्व पार्किंसन रोग दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसका थीम था इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। उसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, यानी मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को 1961 को यूरी गागरिन, जो पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे, यूएसएसआर के थे, वोस्तोक 1 में बैठकर गए थे। ठीक है, वोस्तोक 1, और ये 12 अप्रैल 1961 को गए थे, तो इसलिए दिन इस तारीख को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछें कि पहली महिला कौन थी जो अंतरिक्ष में गई थी, उनका नाम था वैलेंटीना तेरेश्कोवा, और वो भी यूएसएसआर से थी। और पहले पुरुष भी, यूरी गागरिन भी यूएसएसआर से थे। हालांकि चांद पे जाने का पहला श्रेय अमेरिका को जाता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे गए थे। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यू। कौन सा भारत का राज्य है जिसने 13 नए जिले बनाए हैं? और ये जो 13 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, इनकी सूची आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें जो ये है सबसे ऊपर वाला पार्वतीपुरम मानियाम, नंबर 1 और नंबर 3 अल्लूरी सीताराम राजू, ये 2 जिले ऐसे हैं जो ट्राइबल हैं। इन 13 में से 2 जिले ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी जनजातीय जिले हैं, क्योंकि इनमें ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो 13 नए जिले आंध्र प्रदेश की सरकार ने बनाए हैं। वहाँ पे पहले 13 जिले थे, 13 और बन गए हैं, टोटल हो गए हैं 26 यानी 26। अभी अभी एक किताब लिखी गई है डी कोडिंग इंडियन बाबूडोम। ये किसने लिखी है? ये किताब भारत की ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही पे है, और इस किताब को लिखा है अश्वनी श्रीवास्तव ने। अभी अभी कौन पत्रकार हैं जिन्हें चमेली देवी जैन मीडिया पर्सन अवार्ड मिला है? चमेली देवी जैन पुरस्कार ये उस मीडिया पर्सन को मिलता है जो बहुत अच्छा काम करता है, बिना डरे जो रिपोर्टिंग करता है। इनका नाम है आरिफा जौहरी, और ये मुंबई बेस्ड हैं। ठीक है, आरिफा जौहरी स्क्रॉल की पत्रकार हैं ये। और चमेली देवी जैन के नाम पे इसका अवार्ड का नाम क्यों रखा है? क्योंकि चमेली देवी जैन जो हैं वो पहली जैन महिला थी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जेल गई थी। और ये अवार्ड स्टार्ट कब हुआ था? ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था, ये रिलेटिवली एक न्यू अवार्ड है, 1982 में स्टार्ट किया गया था। हालांकि अब तो 1982 40 साल हो गए हैं, देखते ही देखते, तो 40 साल पुराना अवार्ड ये है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आरिफा जौहरी। स्कूल चलो अभियान ये भारत के कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी ने शुरू करा है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू करा। और कहाँ से शुरू करा? श्रावस्ती, श्रावस्ती जिले से शुरू करा। हालांकि ये उन जिलों में चलाया जाएगा यूपी के जहाँ पे साक्षरता बहुत कम है, लिटरेसी बहुत कम है, जैसे कि जो बलरामपुर है, बहराइच है, बदायूं है, रामपुर है, उन सब से चलाया जाएगा। आपको यहाँ पे यह भी बताना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ ने 2017 में ऑपरेशन कायाकल्प भी शुरू करा था, जिसको अब 5 साल पूरे हो गए हैं। इसमें जो स्कूल्स हैं उनका पूरी तरह से कायाकल्प यानी कि तब्दीली, डिजिटल तब्दीली
बनाने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प भी शुरू किया गया था। हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने अभी अभी एक ट्यूलिप जो फूल होता है उसकी किस्म को क्या नाम दिया? तो ये इन्होंने नाम दिया अभी अभी मैत्री। ये कहाँ पे दिया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभी 2 कंट्रीज गए थे, एक तो है नीदरलैंड और एक है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबाद गए थे, जिसको सिटी ऑफ वाइट मार्बल्स बोलते हैं। और नीदरलैंड में हमारी नई राजदूत बनी है रीनत संधू। रीनत संधू। तो नीदरलैंड क्यों गए थे वो? क्योंकि नीदरलैंड के साथ हमारे 75 ईयर्स पूरे हुए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, राजनयिक संबंधों के, इसलिए वो गए थे। और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने नीदरलैंड के साथ 4 एग्रीमेंट साइन करे। ये हैं वो 4 एग्रीमेंट। सबसे पहला पोर्ट, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के लिए। उसके बाद नेशनल आर्काइव्स जो हैं शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज के लिए। तीसरा कॉस्मोस मालाबारिकस प्रोजेक्ट। और ये कॉस्मोस मालाबारिकस प्रोजेक्ट क्या होता है? केरल का इतिहास जो है उसका संकलन करना, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जब आई थी तो उनके पास जो आर्काइव्स थे, हम उनसे केरल का इतिहास निकाल सकते हैं। और फाइनली बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग करना। तो नीदरलैंड ध्यान रखिए। और नीदरलैंड ने भारत को 3000 टुलिप जो फूल हैं वो गिफ्ट करे हैं। भारत का जो नेशनल फ्लावर है वो है लोटस और नीदरलैंड का है टुलिप। अभी अभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, आप इनको देख सकते हैं यहाँ पे, भूपेंद्र यादव, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, जिसमें एकल उपयोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो, उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक मैस्कॉट जारी करा, एक शुभंकर। इसका नाम क्या था? इसका नाम है प्रकृति। प्रकृति। और भूपेंद्र यादव जो हैं ये हमारे मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी हैं, यानी कि श्रम और रोजगार मंत्री भी हैं। हिंदी कवि कौन है जिन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है? सरस्वती सम्मान इस बार मिला है रामदरश मिश्रा को, ऑप्शन डी। और रामदरश मिश्रा जो हैं ये कहां से हैं? ये गोरखपुर से हैं। यूपी में गोरखपुर से हैं रामदरश मिश्रा। और इनकी लिखी हुई किताब मैं तो यहां हूं, मैं तो यहां हूं के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ये आपको नहीं भूलना है। ठीक है। सरस्वती सम्मान जो होता है ना, ये बहुत प्रतिष्ठित एक साहित्य सम्मान है भारत का। ठीक है। और ये अवार्ड 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने भारत में शुरू किया था। ये 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। और ये 22 भाषाएं वही हैं, 22 लैंग्वेजेस वही हैं जो हमारे संविधान की 8वीं सूची में है, यानी 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। अभी अभी भारत में चामुंडी की जो पहाड़ियां हैं, चामुंडी पहाड़ियों पर रोपवे बन रहा है, उड़न खटोला बन रहा है। तो ये यहाँ पे एक मंदिर भी है, चामुंडेश्वरी देवी मंदिर। तो ये कहाँ पे बन रहा है? ये मैसूर कर्नाटक में बन रहा है। और कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि अगर ये बनेगा तो वहाँ पे जो बहुत ही पुरानी मार्केट है, देवराज मार्केट और लैंड्सडाउन बिल्डिंग, वो सब तोड़ने पड़ेंगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप इनको पुरानी इमारतों को मत तोड़िए। तो आंसर है मैसूर कर्नाटक। और ये जो योजना है जिसमें हम भारत में नए रोपवे बना रहे हैं, इसका नाम है पर्वतमाला योजना। अभी अभी भारत की एक कंपनी है पिक्सल, ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। ये एलोन मस्क की स्पेसएक्स के साथ मिलकर इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च करा है। बहुत ही छोटा सैटेलाइट है, सिर्फ 15 किलो का है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है शकुंतला, ऑप्शन डी। और इसके लिए जो स्पेसएक्स ने रॉकेट यूज करा, उस रॉकेट का नाम है फैल्कन 9 रॉकेट, फैल्कन 9। और इस मिशन का नाम था ट्रांसपोर्टर 4, ट्रांसपोर्टर 4। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, उद्यमी क्रांति योजना, ये किस राज्य ने शुरू करी है? उद्यमी बोलते हैं एंटरप्रेन्योर को, जो अपना कोई व्यवसाय शुरू करता है और लोगों को रोजगार देता है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना है क्या? अगर आप मध्य प्रदेश में, तो आंसर मध्य प्रदेश है। अगर आप मध्य प्रदेश में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं तो 1 से 50 लाख रुपए तक का लोन आपको सरकार देगी। और अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री लगाते हैं, यानी सेवाओं का कोई कारोबार करते हैं, तो 1 से 25 लाख रुपए तक का लोन आपको सरकार देगी। और सरकार का लक्ष्य है कि 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है। ठीक है। 1 लाख यूथ इसका टारगेट है। तो मध्य प्रदेश में ये शुरू हुई है। 18 से 40 साल के जो लोग हैं उन्हें ही सिर्फ ये लोन दिया जाएगा। अभी अभी 12वां हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप हुआ। कहां पे हुआ? ठीक है। 12वां जो ये हॉकी टूर्नामेंट है, यानी कि नेशनल चैंपियन कौन बना, तो ये हुआ कहां था? यहां पे तो ये पूछा है, ये भोपाल में हुआ था, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वहां पे हुआ था। और इस बार जो चैंपियन टीम बनी वो बनी हरियाणा।
तो ये भी ध्यान रखिए, हमारा हॉकी विनर इस बार कौन रहा? हरियाणा ने जीत लिया ये टूर्नामेंट, और यहाँ हरियाणा ने तमिलनाडु को फाइनल में हराया। हरियाणा ने तमिलनाडु को फाइनल में हराया, और ये पहली बार है 2011 से कि हरियाणा ने नेशनल हॉकी चैंपियनशिप को जीता है। और अगर मैं हॉकी की बात करूं तो ये भी याद रखिए कि FIH ने जो हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर है उसका अवार्ड भारत को दिया, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। तो हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुषों में है हरमनप्रीत सिंह, और महिलाओं में है गुरजीत कौर। अलेक्जेंडर वुचिच ये कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये देश है सर्बिया। आंसर है ऑप्शन सी, सर्बिया। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, और यहाँ पे मुद्रा चलती है सर्बियन दिनार। और एक खिलाड़ी हैं टेनिस के, नोवाक जोकोविच, बहुत महान खिलाड़ी हैं, ये भी सर्बिया के हैं। भारत के कौन से राज्य ने मोबाइल ऐप लॉन्च करा है? कावल उतवी ऐप जो है ये लॉन्च करा है तमिलनाडु की पुलिस ने। इसमें अगर आप किसी तनाव में हैं तो इमरजेंसी बटन दबा सकते हैं, आपकी रियल टाइम लोकेशन पुलिस के साथ शेयर हो जाएगी, पुलिस वहां पे तुरंत त्वरित तरीके से पहुंच जाएगी। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कौन से देश की सहायता से जो हमारे सिविल एयरक्राफ्ट हैं उनको मिड एयर रिफ्यूलर में तब्दील करेगी? मिड एयर रिफ्यूलर, तो इसके लिए सहयोग लेगी ये इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का। तो आंसर है इजराइल, ऑप्शन बी। इजराइल में हमारे जो राजदूत हैं उनका नाम है संजीव सिंगला, और संजीव सिंगला की जो वाइफ हैं के नंदिनी सिंगला, वो मॉरिशियस में हमारी राजदूत हैं। ठीक है, तो कई बार IFS में आप देखेंगे इस तरह के कपल बनते हैं जो राजदूत बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में हमारे राजदूत है तरनजीत सिंह संधू, उनकी पत्नी रीनत संधू नेदरलैंड में हमारी राजदूत बनी है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कंपनी है ये बेंगलोर बेस्ड है, और इजराइल इनकी हेल्प करेगा। वैसे इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? नफ्ताली बेनेट। राजनाथ सिंह ने मेहर बाबा प्रतियोगिता शुरू करी दूसरी बार, किस चीज के लिए? तो ये करी ड्रोन्स के लिए। आंसर है ऑप्शन बी, ड्रोन। जब बहुत सारे ड्रोन एक साथ उड़ते हैं तो उसको हम स्वॉर्म ड्रोन्स बोलते हैं, और भारत चाहता है कि हम स्वॉर्म टेक्नोलॉजी में आगे जाएं। आपको याद होगा कि जब इस बार बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हुई थी 2022 में, तो 1000 ड्रोन एक साथ उड़ाए गए थे। ये ड्रोन उड़ाए थे दिल्ली, IIT दिल्ली की कंपनी है बोटलैब डायनामिक्स, उसने। तो उस तरह की टेक्नोलॉजी हम अब चाहते हैं। और मेहर बाबा कौन थे? तो मेहर सिंह बोलते थे इन्हें, महावीर चक्र विजेता, भारत के बहुत महान एयर कोमोडोर थे, हमारी सेना के जवान थे जिनको शौर्य के लिए महावीर चक्र मिला था। मेहर सिंह, इनको मेहर बाबा बोलते थे। उनके नाम पर यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया दूसरी बार। पहली बार किया गया था अक्टूबर 2018 में, और दूसरी बार अभी किया गया है। अभी अभी सरहुल त्योहार मनाया गया, कहाँ पे? ये आदिवासी उत्सव है, तो ये झारखंड का उत्सव है। इसमें जो बसंत ऋतु होती है उसका आगमन होता है, और ये त्योहार जो मनाया जाता है ये कई जनजातियां मिलकर मनाती हैं, जैसे ओराओन, ORAON, या हो या मुंडा। तो ये सारे ट्राइब जो झारखंड के हैं। सरहुल का मतलब होता है पेड़ों की पूजा करना, पेड़ों की पूजा करना। तो ये सबसे पॉपुलर ट्राइबल फेस्टिवल है जो झारखंड का है। तो आंसर है झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। कौन सा हमारा मंत्रालय है, भारत का मिनिस्ट्री है, जिसने सेमिकॉन इंडिया एडवाइजरी कमेटी बनाई है? सेमिकॉन का मतलब है यहाँ पे सेमीकंडक्टर। भारत ने 76,000 करोड़ यानी 76,000 करोड़ रुपए की लागत से भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए योजना शुरू करी थी। तो सेमिकॉन मिनिस्ट्री को, सेमिकॉन जो ये समिति है, जो कमेटी है, सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी, इसको बनाया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी। और इस कमेटी के चेयरमैन होंगे हमारे मीटी मंत्री जिनका नाम है अश्वनी वैष्णव। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, ये भारत के कौन से विभाग या मंत्रालय ने शुरू कराया उत्तराखंड में? वन हेल्थ में 3 चीजें आती हैं, एक तो इंडिविजुअल हेल्थ यानी किसी ह्यूमन बींग की हेल्थ, एक एनिमल की हेल्थ यानी आसपास जो हमारे पशु हैं उनकी हेल्थ, और एक एनवायरमेंट की हेल्थ यानी पर्यावरण स्वास्थ्य। तो एनवायरमेंट हेल्थ, इंडिविजुअल हेल्थ और एनिमल हेल्थ को मिला के बोलते हैं वन हेल्थ प्रोजेक्ट। ये उत्तराखंड में, भारत में शुरू करा है। वैसे ये पूरे भारत में शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए उत्तराखंड में कराए। किसने कराए? ये कराए हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी यानी पशुपालन और डेयरी विभाग ने, जिसके मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। अभी अभी ये किताब लिखी गई है द मेवरिक इफेक्ट। ये किताब नेस्कॉम कैसे बना उसके ऊपर है। नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी नेस्कॉम। तो ये किताब किसने लिखी है? इसको लिखा है हरीश मेहता ने। तो आंसर है ऑप्शन सी। और नेस्कॉम की चेयरमैन कौन है? नेस्कॉम की चेयरमैन है रेखा मेनन।
रेखा मेनन। और नेस्कॉम की प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है देवजनी घोष। देवजनी घोष। इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी मौद्रिक नीति जो आई, मौद्रिक नीति आरबीआई की, उन्होंने रेपो दर को चेंज नहीं किया, 4% ही रखा, अपरिवर्तित रखी। ठीक है, चेंज नहीं किया। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन से अधिनियम के तहत बनी थी? तो ये बनी थी आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। आंसर है ऑप्शन ए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और 3 भारत सरकार के। एक बात याद रखिए, रेपो रेट अभी 4% है, जो रिवर्स रेपो रेट है वो कितना है? रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, 3.35%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ कितना है? एमएसएफ है 4.25%, और जो बैंक रेट है वो भी है 4.25%। कैश रिजर्व रेशो कितना है? सीआरआर 4%, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो यानी एसएलआर है 18%। तो इनमें से कोई भी आपसे जो रेट है वो पूछी जा सकती है। और भारत का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन 7.2% है आरबीआई के हिसाब से। पहले इन्होंने कहा था 7.8, लेकिन अब कहा है 7.2%। और हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट कितना है? इन्फ्लेशन का टारगेट है 5.7% 2022-23 के लिए। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट। ये किस संगठन ने जारी करी है? ग्लोबल विंड रिपोर्ट को जारी करा है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। तो आंसर है ऑप्शन सी। और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। ब्रसेल्स में यूरोपियन कमीशन का हेडक्वार्टर भी है, नेटो का हेडक्वार्टर भी है, और इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी है। कौन सा राज्य है जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एआईआईबी और वर्ल्ड बैंक से लोन लेगा 7500 करोड़ का? वहां पे मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस स्कीम के लिए, मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट। तो ये किसने चलाया है अभी अभी? ये गुजरात का प्रोजेक्ट है। ठीक है, गुजरात का प्रोजेक्ट है, काफी एम्बिशियस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है गुजरात का। आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। और ये प्रोजेक्ट है क्या? इसमें गुजरात में लगभग 35,000 सरकारी स्कूल हैं, उनमें डिजिटल क्लासरूम बनेंगे, नए क्लासरूम बनेंगे, उनमें स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे, उनमें अटल टिंकरिंग लैब बनेंगी। तो स्कूलों में पूरी तरह से तब्दीली होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जिससे शिक्षा का जो स्तर है, जो एजुकेशन है, उसको अपग्रेड किया जा सके। अभी अभी भारत ने खंजर युद्ध अभ्यास करा। यह हिमाचल प्रदेश की बकलोह नाम की जगह पे हुआ था। कौन से देश के साथ किया? तो ये युद्ध अभ्यास 9वीं बार हुआ। ये हमने किया किर्गिस्तान के साथ, ऑप्शन सी। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो है बिश्केक। बिश्केक। और उज्बेकिस्तान देखिए, ऑप्शन बी। उज्बेकिस्तान के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं जिसका नाम है डस्ट लिक। ये अभी अभी तीसरी बार हुआ था यांगी आरिक उज्बेकिस्तान में। प्रोजेक्ट कुइपर कौन सी कंपनी ने शुरू करा है जिससे बहुत ही हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन दिया जा सके? तो ये अमेजॉन ने शुरू करा था। और अमेजॉन कंपनी के सीईओ कौन है? एंडी जेसी। और मालिक हैं, चेयरमैन हैं जेफ बेजोस। भारत में हर 1000 की पॉपुलेशन पे कितनी नर्स हैं? अभी अभी ये भारत सरकार ने डेटा दिया है। तो 1.96, यानी भारत में हर 1000 की जनता पे 1.96 यानी लगभग 2 नर्सें हैं। और डॉक्टर कितने हैं? डॉक्टर और जो पॉपुलेशन का रेशियो है वो कितना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो है 1:834, यानी भारत में हर एक डॉक्टर 834 लोगों पे है। 1:834 भारत में जो रेशियो है वो है डॉक्टर का। इनमें आयुष डॉक्टर भी इंक्लूड हमने करे हैं। अभी अभी एक रिपोर्ट आई, ब्रेविंग द स्टॉर्म यानी तूफान को सहना, ब्रेविंग द स्टॉर्म, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमिक अपडेट। ये किस संगठन ने जारी करी है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने जारी करी है। वर्ल्ड बैंक एक और रिपोर्ट छापता है जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। वर्ल्ड बैंक की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है वो होती है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के साथ कंफ्यूज मत करना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ छापता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष छापता है। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के व्यक्ति जिनका नाम है डेविड मेल्पस। और वर्ल्ड बैंक में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? मुख्य वित्तीय अधिकारी और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों एक ही लेडी हैं, भारत की हैं, इनका नाम है अंशुला कांत। और वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? चीफ इकोनॉमिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। यूआईडीएआई भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भारत में आधार जो सेंटर होते हैं, आधार केंद्र, उनकी जानकारी और स्थान प्रदान करने के लिए इन्होंने इसरो के कौन से पोर्टल के साथ मिलकर इसरो के साथ सहयोग करा है? इसरो के साथ इन्होंने कोलैबोरेट करा है। और कौन सा पोर्टल जारी करा है? इसका नाम है भुवन आधार पोर्टल। भुवन आधार पोर्टल। अगर आप किसी भी आधार सेंटर पे जाना चाहते हैं किसी काम के लिए, तो इसरो अपनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का इस्तेमाल करके बहुत सारे फोटो खींचेगा और आपको जियो टैग करके बता देगा कि आधार सेंटर कहाँ पे है। तो ये इसका नाम है भुवन आधार पोर्टल। और ये जो
UIDAI कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मीटी मंत्रालय। हिंदी में लिखी हुई पहली किताब कौन सी है जिसका ट्रांसलेशन इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ है? इस किताब का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। हिंदी में लिखी गई थी तब इसका नाम था रेत समाधि। और रेत समाधि किताब को लिखा है गीतांजलि श्री ने और इसको ट्रांसलेट करा है डेजी रॉकवेल ने। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई किताब किसने लिखी है? ये लिखी है विनोद राय ने, जो एक समय भारत में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे और भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी थे, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे भारत के, सीएजी थे। और इन्होंने किताब और लिखी थी जिसका नाम है नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट लगभग 10 साल पहले आई थी, जिसमें इन्होंने 2G स्कैम के बारे में बताया था। कौन सा भारत का संगठन है जिसने अवसर योजना शुरू करी है? अवसर योजना क्या है? अवसर योजना ये है कि जो भी लोकल कलाकार हैं, आर्टिजान हैं, हस्तशिल्प बनाने वाले लोग हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, राइट, बैम्बू प्रोडक्ट बनाने वाली जो लेडी हैं, उन सबको एयरपोर्ट के ऊपर जगह दी जाए, अवसर दिया जाए जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट बेच सकें। तो जो स्वयं सहायता समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको ये मौका दिया जाता है। तो महिलाओं को, शिल्पकारों को, कारीगरों को, इन सबको ये शुरू करी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसके चेयरमैन हैं संजीव कुमार। तो अवसर योजना क्या है? अवसर योजना की फुल फॉर्म भी है। फुल फॉर्म क्या है? एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिजान्स ऑफ द रीजन। खैर फुल फॉर्म आपको याद नहीं रखनी है, बस इतना याद रख लीजिए। और हमारे जो मंत्री हैं इसके, यानी कि सिविल एविएशन के मंत्री हैं, जो भारतीय विमानपत्तन मंत्रालय या भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं, वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी अभी भारत ने कौन से देश के साथ मिलकर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रमजेट बूस्टर जो है ये टेस्ट किया है, फ्लाइट टेस्ट किया है? तो ये टेक्नोलॉजी मिलके बनाई है भारत ने और रशिया ने। तो आंसर है भारत और रशिया। और ओडिशा से इसका सफल परीक्षण किया गया। ओडिशा में जो चांदीपुर है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। और रशिया से हमने ईगला एस सिस्टम भी खरीदा है अभी अभी, IGLAS, ईगला एस। खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी केवीआईसी कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? MSME मंत्रालय। छोटे, लघु और मझोले उद्यम का जो मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं नारायण राणे। तो उन्होंने पश्मीना की कौन सी किस्म लॉन्च करी है? देखो, पश्मीना शॉल वैसे तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में मशहूर है। ये पश्मीना शॉल एक बकरी से मिलती है, गोट से मिलती है, लेकिन अब ये बनारस में भी जो है प्रोड्यूस की जाएगी। तो आंसर है बनारसी पश्मीना। इससे वाराणसी के जो लोग हैं उन्हें रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, तो आंसर है बनारसी पश्मीना। केवीआईसी के चेयरमैन कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अभी अभी भारत के कौन से राज्य ने एक योजना शुरू करी है, अनुभूति, फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम? अनुभूति को शुरू करा है अभी अभी दिल्ली पुलिस ने। और दिल्ली पुलिस ने शस्त्र मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी थी। दिल्ली पुलिस के 75 साल पूरे हो गए हैं। और दिल्ली पुलिस ने एक पोर्टल भी लॉन्च करा है, ई चिट्ठा। जो हमारे कागज होते हैं उनको बोलते हैं चिट्ठा, तो ई चिट्ठा पोर्टल भी शुरू करा है। पेपरलेस फीडबैक सिस्टम दिल्ली पुलिस ने। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो यूजीसी है यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उन्होंने संत कवि भीम भोई पीठ बनाई है 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, ये 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी हैं? एक तो है दिल्ली यूनिवर्सिटी और एक है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। तो ये पूछा है भीम भोई कौन से राज्य के संत थे? तो ये जो संत थे 1850 से 1895 में उड़ीसा में थे। तो आंसर है ओडिशा। और यूजीसी के चेयरमैन कौन है? यूजीसी के चेयरमैन है M जगदीश कुमार। गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है अभी अभी कौन से राज्य में? गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट गुवाहाटी के पास है। तो आंसर है असम। असम की 25वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है गरभंगा। और असम में एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है काकोजीआना बामुनी हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोल्डन लंगूर को बचाने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी शुरू करी है, किस चीज के लिए? तो ये लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए करी है। ऑप्शन ए, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर सिस्टम में पैसा कम करना चाहता है तो रिवर्स रेपो का इस्तेमाल करके बैंकों से पैसा वापस ले लेता है, लेकिन जो रिवर्स रेपो रेट है वो तो सिर्फ 3.35% है। तो बैंक जो है इतने कम ब्याज पे अगर पैसा देंगे आरबीआई को तो उनकी कमाई नहीं होगी। तो आरबीआई ने इसको बढ़ा के 3.75 कर दिया है, और वो भी बिना कोलेटरल के। तो इसको बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में जो रेट होगा 3.75% होगा, जो कि रिवर्स रेपो रेट यानी 3.35% से 40 आधार अंक यानी 40 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। अभी अभी एवीजीसी को प्रमोट करने के लिए प्रोमोशनल टास्क फोर्स बनी है, किस मंत्रालय के द्वारा ये बनी है? तो एवीजीसी भारत का सेंटर पहला बेंगलोर में खुला है, और ये हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में बनाई है। इसके मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। संत नामदेव नेशनल अवार्ड सत्यपाल मलिक को मिला, कहां के गवर्नर हैं ये?
ये मेघालय के गवर्नर है, मेघालय के 50 साल पूरे हो गए बने हुए, तो मेघालय अपनी स्वर्णिम जुबली मना रहा है। और 2020 के लिए किसे मिला था ये अवार्ड? 2020 के लिए मिला था सीनियर आईपीएस ऑफिसर एएस दुलात को, एएस दुलात। और 2021 के लिए मिला था सत्यपाल मलिक को। पक्के टाइगर रिजर्व, जहां पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 20वीं बैठक हुई थी, एनटीसीए यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इनकी 19 बैठक दिल्ली में हुई है सारी की सारी। पहली बार दिल्ली के बाहर मीटिंग हुई है 20वीं। कहां पे? पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, एक है कमलांग, एक है पक्के और एक है नामडफा। और पक्के टाइगर रिजर्व को पखुई टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, PAKHUI। दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल की जोड़ी ने वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन वर्ल्ड डबल चैंपियनशिप जीत ली। तो यही पूछा है कौन से खेल में जीता है डबल खिताब? मिश्रित। मिश्रित मतलब एक लड़का और एक लड़की की टीम होती है, उसे मिश्रित बोलते हैं। तो ये इन्होंने जीता स्क्वॉश में। आंसर है ऑप्शन सी, स्क्वॉश। और वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन WSF का हेडक्वार्टर ब्रिटेन के एक शहर में, जिसे बोलते हैं हेस्टिंग्स। और ना सिर्फ इन्होंने मिश्रित डबल जीता, बल्कि महिला डबल भी जीत लिया। महिला डबल में दोनों खिलाड़ी महिलाएं होती हैं। तो वो टीम किसकी थी? वो थी दीपिका पल्लिकल और जोशना चिनप्पा की। जोशना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल कार्तिक। दीपिका पल्लिकल जो है ये दिनेश कार्तिक की पत्नी है। वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर, वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र, ये आप इंग्लिश में याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये किस संगठन ने अभी अभी बनाया है? ये ब्रिक्स ने बनाया है। और ब्रिक्स समिट 2022 में चाइना में होगा। ब्रिक्स बैंक को NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने माधवपुर मेले का उद्घाटन कहां किया? माधवपुर मेला लगता है क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण और रुक्मणी की शादी हुई थी। ठीक है, रामनवमी के अगले दिन लगता है। और गुजरात में लगता है पोरबंदर में। तो आंसर है गुजरात। और पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और एक बात याद रखिए, गुजरात में मांडवी करके एक बंदरगाह है, मांडवी बंदरगाह से पोरबंदर तक अभी अभी सागर परिक्रमा का आयोजन भी किया गया हमारे मछली पालन मंत्रालय के द्वारा। और गुजरात में जो जामनगर जगह है, जामनगर में जो WHO है वो इंटरनेशनल सेंटर या ग्लोबल सेंटर बना रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया। और ये कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन होता है। यंग डिफेंस ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम, डिफेंस ऑफिसर एक्सचेंज प्रोग्राम हमने कौन से देश के साथ शुरू करा है? इसका नाम बिपिन रावत के नाम पे रखा है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिन्हें इस साल पद्म विभूषण भी दिया गया है। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ करा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने मिलकर मैत्री प्रोग्राम भी शुरू करा है। कांगड़ा की कौन सी चीज है जिसे यूरोपियन कमीशन ने GI टैग दिया है? तो ये है कांगड़ा की चाय। अब यूरोप में भी ये चाय आसानी से बिक पाएगी। यूरोपियन कमीशन का हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्जुला वॉन डेर लेयन। यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन बना है? इनका नाम है मनोज सोनी। इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल को कौन से हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन मिला है? तो ये जो हेलीकॉप्टर हैं इनका नाम है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3, ALH MK3, जिन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। और ये हेलीकॉप्टर भुवनेश्वर में तैनात किए गए हैं, जिससे हम ओडिशा और बंगाल को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये हेलीकॉप्टर जो हैं कहाँ पे स्टेशन किए गए हैं? ये स्टेशन किए गए हैं भुवनेश्वर में, ओडिशा की कैपिटल में। और भारतीय तटरक्षक बल के, ये हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन होती हैं। और बाकी जितने भी हैं, चाहे BSF सशस्त्र सीमा बल, CRPF, CISF, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, असम राइफल, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय के अधीन काम करती हैं। ठीक है, तो एडवांस। और इंडियन कोस्ट गार्ड का डायरेक्टर जनरल कौन है? महानिदेशक कौन है? वीरेंद्र पठानिया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने कहा है कोस्टल इरोजन यानी समुद्र तटीय भूक्षरण या अपरदन, ये सब ज्यादा 30 साल में 1990 से 2018 तक की रिपोर्ट है, कहां हुआ? सबसे ज्यादा हुआ ये बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में हुआ 60% लगभग, वहां का जो कोस्ट है वहां पे कोस्टल इरोजन हुआ। दूसरे नंबर पे रहा केरल। और अर्थ साइंस मंत्री हमारे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधमपुर जो जम्मू कश्मीर में है। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भारत में एक्रॉस स्कीम भी चलाता है, पेसर स्कीम भी चलाता है, आर्कटिक पॉलिसी भी इसी ने दी है, 41वां अंटार्कटिका मिशन भी और समुद्रयान सब इसी के इनिशिएटिव हैं। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट में हम पर्यटकों को बता रहे हैं कि आप किन का जीवन देखो, तो हम इन्हें BSF का जीवन दिखा रहे हैं। BSF मतलब सीमा सुरक्षा बल, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। इनके डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। और याद रखिए कि ये शुरू कहां पे हुआ है? नाड़ाबैट। नाड़ाबैट नाम की जगह कहां है? नाड़ाबैट जो है ये बनासकांठा गुजरात में है। वहां पे जाके आप देख सकते हैं BSF जो है उनका जीवन पर्यटन की तरह। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? 23वें ये बने हैं शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ जो है 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके छोटे भाई हैं। और इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN।
अभी अभी भारत का पहला देसी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, एक घुटना तैयार किया गया है कृत्रिम। इसका क्या नाम है? इसका नाम रखा है कदम, और ये आईआईटी मद्रास ने बनाया है। एक जज है केतांजी ब्राउन जैक्सन, ये पहली अश्वेत महिला है जो जज बनी है अमेरिका में। तो कहां बनी है ये पूछा है, तो आंसर है अमेरिका। G20 समिट भारत में होगा 2023 में, उसके लिए चीफ कोऑर्डिनेटर यानी मुख्य संयोजक किसे बनाया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया है, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, लेकिन अब ये रिटायर हो रहे हैं, इनकी जगह लेंगे विनय मोहन क्वात्रा। नीति आयोग ने पहली बार एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स दिया, तो इसमें जो बड़े राज्य हैं उनमें नंबर 1 कौन रहा? बड़े राज्यों में नंबर 1 गुजरात रहा, और छोटे राज्यों में गोवा और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़। कौन सा शहर है जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया? भारत का पहला शहर जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया था वो था हैदराबाद, और अभी दूसरा है मुंबई। दूसरा है मुंबई, तो इस क्वेश्चन का आंसर है मुंबई। और ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड ये किसने डिक्लेयर किया? एक तो एफएओ ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, और दूसरा है आर्बर डे फाउंडेशन। आर्बर डे फाउंडेशन। पहला लता मंगेशकर अवार्ड किसे मिला? पहला लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया, लता मंगेशकर की डेथ हुई अभी अभी, तो इनके नाम पे अवार्ड स्टार्ट हुआ है, ये मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारत का पहला कंजर्वेशन पार्क डोंकीज के लिए, जो डोंकी है उनकी पॉपुलेशन, गधे जो है उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, और भारत में सिर्फ 1.2 लाख डोंकी बचे हैं, तो ये बनेगा लेह में। और लेह में एक गांव है हेनले, HANLE, हेनले, वहां पे डार्क स्काई सेंचुरी भी बनेगी। पहला खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास में जो रिटायर्ड आउट हुआ वो कौन है? तो वो है राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन, ऑप्शन ए। कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पे होंगे 2026 में? एक तो इसी साल होंगे 2022 में, बर्मिंगम में होंगे, बर्मिंगम में ब्रिटेन में, और 2026 के होंगे विक्टोरिया, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 2032 में ब्रिस्बेन शहर में ओलंपिक भी होंगे। पहले खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन तीरंदाजी प्रतियोगिता कहां पे हो रही है? खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट, ये जमशेदपुर में हो रहा है। जमशेदपुर झारखंड में है। भारत के ज्यादातर अच्छे तीरंदाज झारखंड के हैं या बंगाल के हैं, जैसे बंगाल से अतनु दास हो गए, दीपिका कुमारी के हस्बैंड, दीपिका कुमारी, कोमलिका बारी हो गई, तो ये सारे हैं। अभिषेक वर्मा है। और जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट भी लगा है। 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला? भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है ये, बहुत पुराना जो है ये अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड। किसे मिला है इस बार ये ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, एक तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये मिला है नीलामणि फुकन, ऑप्शन सी। ये असम के कवि हैं, और ये तीसरे असम के कवि हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, फिर ये अवार्ड जो है ये स्टार्ट कब हुआ था ज्ञानपीठ अवार्ड? तो ये काफ़ी पुराना अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड, और 1950s में ये स्टार्ट हुआ था ज्ञानपीठ अवार्ड, और सर्वोच्च सम्मान है, इसमें कोई शक नहीं है। 11 लाख रुपए का अवार्ड मिलता है जो भी इसको जीतता है, शॉल मिलता है और एक साइटेशन भी मिलता है। ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 में स्टार्ट किया गया था। एक बात और, ये 56वां ज्ञानपीठ मिला है 2021 के लिए, लेकिन 57वां भी मिल गया है, 57वां मिला है 2022 के लिए। तो 57वां किसे मिला है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए, दामोदर मूजो। तो दामोदर मूजो जो है इन्हें मिला है, ये कोंकणी लेखक हैं, ठीक है, कोंकणी लेखक हैं ये, तो इन्हें मिला है, और ये दूसरे कोंकणी लेखक हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। दामोदर मूजो को कोंकणी, और नीलामणि फुकन असमीज जो है राइटर हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत के कौन से राज्य को $2 मिलियन का लोन दे रहा है अर्बन डेवलपमेंट के लिए, शहरी विकास प्रोजेक्ट के लिए? तो ये नागालैंड को दे रहा है। और नागालैंड में अभी अभी क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप हुई थी, जिसके लिए अकीम जी, जो कि एक हॉर्नबिल बर्ड है, उसको मैस्कॉट बनाया गया था। 2022 का रेकीयाविक ओपन किसने जीता? शतरंज खिलाड़ी, रेकीयाविक आइसलैंड की राजधानी है, ये जीता रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री दक्ष योजना किसने शुरू करी है? ये कौशल विकास योजना है, पोर्टल भी है, मोबाइल ऐप भी है, सामाजिक न्याय और उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी ऑप्शन सी। इसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। दक्ष की फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री दक्ष की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। इसमें जो मार्जिनलाइज्ड हमारे लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी, सैनिटाइजेशन वर्कर वगैरह, उन सबका कौशल विकास किया जाएगा। भारत का पहला शहर कौन सा है जो ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का पार्ट बना है? तो ये बना है बेंगलोर, तो आंसर है बेंगलोर। और यहां पे आप देख सकते हैं भारत में किन जगह का जो सिल्क है उन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। और आगे जाके बंगाल का मुर्शिदाबाद भी उसने अप्लाई किया हुआ है, वो भी इसका मेंबर बन सकता है। भारत में एक सेंट्रल सिल्क बोर्ड भी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। अभी अभी स्वनिधि से समृद्धि योजना किसने शुरू करी है? स्वनिधि से समृद्धि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर यानी कि हमारे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू करी है। इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, जो हमारे और किस चीज़ के मंत्री हैं, तेल और गैस के मंत्री भी वही हैं। तो है क्या ये प्रोग्राम?
इसमें जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई थी उसके जो भी बेनिफिशियरी हैं, हितग्राही हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल बनाया जाएगा। ठीक है, ये योजना थी क्या? स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का लोन मिलता है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में। भारत के कौन से राज्य ने 14 अप्रैल का दिन इक्वालिटी डे यानी इक्वालिटी डे मनाने का निर्णय लिया है? अंबेडकर जयंती, तो ये करा है तमिलनाडु, तो आंसर है तमिलनाडु। और बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल को बोलते हैं चैत्य भूमि, और जहां इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था नागपुर, उसे बोलते हैं दीक्षा भूमि। तो ये था हमारा वीडियो 300 बेस्ट एमसीक्यू पार्ट 2 हिंदी में। बहुत जल्दी मिलेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।